हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि हमारी जो महिमा है ना, या लोगों की जो महिमा है, वो उसमें नहीं है कि वो व्यक्ति कभी किसी चीज़ में फेल नहीं हुआ, बल्कि उस चीज़ में हम महत्वपूर्ण मानते हैं कि अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो बार बार आप उठिए, उससे लड़िए और उस चीज़ से लड़कर उस पर जीत हासिल करिए। इसी चीज़ को समझाने के लिए मेरे पास एक लाइन है, वो ये कि हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी असफल ना होने में नहीं है, बल्कि हर बार असफल होने पर उठ खड़े होने में है। तो एक ही बात याद रखनी है कि भाई, कितना भी असफलता प्राप्त हो जाए, कितना भी फेलियर आ जाए, लेकिन हम जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम उस चीज से लड़ते रहेंगे, उसके लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी विचारधारा, इसी एटीट्यूड के साथ में आप पढ़ाई जारी रखिए और एक दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी। लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किसने घोषणा की है कि हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए 14 अगस्त को पूरे देश में विभाजक विभीषिका स्मृति दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि 14 अगस्त को क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं विभाजक विभीषिका दिवस। हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं विभाजक विभीषिका दिवस। और ये किसने घोषणा की? तो ये की है हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब बात ये आती है कि सर ये है क्या, ये किस लिए या किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो देखिए, जिस तरीके से अभी अभी आपने देखा होगा, आपने भारत की आज़ादी का दिवस देखा, आपने पाकिस्तान की आज़ादी, आपको पता है कि किस दिन हुई थी? 14 अगस्त। और वही 14 अगस्त जिस दिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बंटवारा जो था वो दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आपको दिखेगा कि दोनों तरफ से चीजें, ये दोनों तरफ से लोग जो हैं वो किस तरीके से दूसरी तरफ जा रहे थे, जान मान की हानि हो रही थी, कई परिवार जो थे वो एक दूसरे से बिछड़ गए थे, लोग जो थे वो फूट फूट कर, चीख चीख कर और अपने दर्द को बयां कर रहे थे। तो ये जितनी भी अवस्था थी, जितनी भी ये जिस प्रकार की यादें थी ना, इन चीजों को, इन यादों को याद करने के लिए और 14 अगस्त के उस विभाजन की स्थिति को याद करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक घोषणा की गई कि हम 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाएंगे? हम विभाजक विभीषिका के तौर पर मनाएंगे। और कब से इसकी शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा कब से स्टार्ट किया गया है ये। तो ये स्टार्ट किया गया है 14 अगस्त 2021 से। बात समझ में आ रही है? तो 14 अगस्त 2021 से, तो अभी हाल ही में आपने 14 अगस्त को विभाजक विभीषिका दिवस जो है वो देखा था। और ये श्री हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा ये चीजें, इसकी घोषणा जो है वो की गई थी। राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और आज देखते हैं कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नागालैंड की पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला किस जिले के जपफू क्रिश्चियन कॉलेज में शुरू की गई है? देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, कि जो परंपरागत भोजन प्रयोगशाला है वो नागालैंड में कहाँ स्थापित की गई है, तो आपको ये पता हो कि वो कहाँ की गई है। वो की गई है कोहिमा में। बात समझ में आ रही? किस जिले में की गई है? वो कोहिमा जिले में की गई है। क्लियर है? वो कहाँ की गई? कोहिमा जिले में की गई है। दूसरी चीज की ये सर है क्या? तो जब हम बात करते हैं, अब क्योंकि हम बात करते हैं एजुकेशन का, नाम जब भी आएगा तो हमारे सामने, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो याद रखिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके तहत नागालैंड के अगर हम बात करें परंपरागत तरीके से, मुख्यतः अगर हम देखें तो 15 मूल जनजाति जो नागालैंड में पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? नागालैंड में 15 जो मूल जनजाति पाई जाती है, उनसे संबंधित भोजन का अध्ययन करने के लिए, उसे बनाने के लिए, उसे सिखाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर याद रखिए कि नागालैंड के 15 मूल जनजाति को, उन 15 मूल जनजातियों से संबंधित भोजन
को बनाने, खाद्य पदार्थों को बनाने, सिखाने और उनका अध्ययन करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? और ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है कोहिमा में। और कोहिमा जो है वो क्या है? वो कोहिमा वही है जो नागालैंड की कैपिटल के रूप में जानी जाती है। बात समझ में आ रही? कोहिमा क्या है? तो कोहिमा जो है वो नागालैंड की कैपिटल है। अब बात करते हैं कि सर नागालैंड की जो सीएम है वो वर्तमान में कौन है? तो वो है नेइफू रियो। ठीक है, तो इनका भी नाम आप याद रखिए। सीएम जो है उनका नाम है नेइफू रियो। ठीक है, तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है। नागालैंड के सीएम नेइफू रियो हैं। और नागालैंड में परंपरागत भोजन प्रयोगशाला जो है वो स्थापित की गई है। एक बहुत ही फेमस नाम है जिसके जब हम नागालैंड का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आता है। और नागालैंड को हम एक और नाम से जानते हैं और इसको हम बोलते हैं कि नागालैंड जो है वो लैंड ऑफ फेस्टिवल है। बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा फेस्टिवल मनाने के कारण इसको ये नाम से पुकारा जाता है। तो लैंड ऑफ फेस्टिवल जो है वो क्या है? वो नागालैंड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा कोहिमा। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लिंक्ड टू इंडियन जीपीएस नेविक, या जिसको नाविक के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में ये एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने मछुआरों को समर्पित करते हुए वो नाम दे दिया कि इसको हम नाविक बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर हम बात करें तो ये किससे लिंक, मतलब क्या चीज है जो इससे लिंक हो रही है, जुड़ेगी? तो वो है आधार इनरोलमेंट डिवाइस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो नाविक है ये आखिर क्या है? तो नाविक जो है वो रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसको, देखिए पहले तो इसमें ये याद रखिए कि ये है क्या। तो ये रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, जिसको डेवलप किसने किया है? तो याद रखना है, जो अगर आपको ये पता है कि ये है क्या तो उसी में आपको सिर्फ इतना लगाना है, इंडियन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? IRSNS। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ने इसको लॉन्च किया है। किसके साथ में मिलकर लॉन्च किया है? इसरो के साथ में मिलकर। बात समझ में आ रही? किसके साथ में मिलकर लॉन्च किया है? इसरो के साथ में मिलकर लॉन्च किया है। बात समझ में आ रही? और ये है किससे संबंधित? क्योंकि ये सैटेलाइट सिस्टम है और मेनली अगर हम बात करें तो समुद्री जगहों या समुद्री जो भी यान हैं या उनकी अगर हम बात करें उनसे संबंधित है, इसलिए मछुआरों को समर्पित करते हुए अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या कर दिया गया? इसको नाविक बोल दिया गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड? ठीक है, जनरली हम जो डेबिट कार्ड जानते हैं वो किससे बना होता है या उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि ये पीवीसी कार्ड। बात समझ में आ रही है? और हाल ही में यहाँ पर पूछ रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने अभी इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? तो अगर इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड की बात करेंगे तो ये पीवीसी कार्ड की जगह क्या यूज होगा? आरपीवीसी यूज होगा। बात समझ में आ रही है? तो आरपीवीसी कार्ड जो है वो यूज किया जा रहा है किसके द्वारा? इको, पहली चीज तो ये कि ये किस प्रकार का होगा? तो ये इको फ्रेंडली होगा। किस प्रकार का होगा? ये इको फ्रेंडली होगा। और दूसरी चीज, इसको लॉन्च कौन कर रहा है? तो इसको लॉन्च कर रहा है एयरटेल पेमेंट इसको कौन लॉन्च कर रहा है? इसको लॉन्च कर रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक। बात समझ में आ रही है? इससे होगा क्या? तो पहले तो हम जो पीवीसी कार्ड यूज करते थे कहीं ना कहीं उससे या कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन में कार्बन का एमिशन जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन जब आरपीवीसी या रिसाइकल पीवीसी के नाम से जो जाना जाता है, जब आप इसका यूज करेंगे तो कार्बन एमिशन जो है वो क्या हो जाएगा? वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका महत्व क्या होगा? पहली चीज ये कि ये कार्बन एमिशन को कम करेगा।
बात समझ में आ रही। इसके यूज से कार्बन एमिशन कम होगा। दूसरा ये कि पर्यावरण या इन्वायरमेंट से संबंधित जागरूकता बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। पर्यावरण से संबंधित जागरूकता जो है वो बढ़ेगी। तो किसने लॉन्च किया है? वो किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं बात करूं एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो 2017 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अनुव्रत विश्वास जो है, अनुव्रत विश्वास वो इसके एमडी हैं। ठीक है। 2017 में इसको लॉन्च किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। इस्टेब्लिशमेंट 2017, अनुव्रत विश्वास इसके हेड हैं, और आरपीवीसी कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। कार्बन एमिशन कम होगा, पर्यावरण को के प्रति जागरूकता होगी। ठीक है। और इसका यूज़ जो है वो रिसाइकल पीवीसी का आप कर सकते हैं, जिससे अलग इको फ्रेंडली चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हु इनॉग्रेटेड द 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ERMED कंसोर्टियम इन न्यू दिल्ली ऑन 11th of August 2023। ठीक है। बोल रहा है कि भाई ERMED की जो चौथी राष्ट्रीय सम्मेलन है या 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ पर हुआ है। ठीक है। तो वो हुआ है, इन्होंने बताया कि भाई क्वेश्चन में ही है इसका आधी जानकारी, तो कि 11 अगस्त 2023 को कहाँ पर हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में। बात समझ में आ रही। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 11 अगस्त 2013 को नई दिल्ली में ERMED कंसोर्टियम के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? तो यहाँ पर जब किसने की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है। तो उनका नाम है डॉक्टर भारती पवार। राइट। तो किसने किया है, नाम याद रखना है आपको, डॉक्टर भारती पवार। ठीक है। एक तो ये। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये है क्या EREMD जो है, ERMED जो है, ये आखिर है क्या? तो ERMED का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसको आप बोल सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ERMED। अब यहाँ ई से मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, आर से मतलब होता है रिसोर्स, और MED से मतलब होता है मेडिसिन। बात समझ में आ रही है। तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि ये होता क्या है ERMED, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मेडिसिन। और ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मेडिसिन जो है वो क्या करता है? तो मेडिसिन के फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्स को डेवलप करता है। बात समझ में आ रही है? क्या करेगा ये मेडिसिन के फील्ड में, मेडिसिन के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्स को विकसित करेगा। बात समझ में आ रही है। और देश के जितने भी एम्स हैं और जितने भी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या मेडिसिन के फील्ड में काम करने वाली जितनी भी संस्थान हैं, वो सभी संस्थान इसको या इसके इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स को क्या करती हैं? एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर द वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट स्कीम फॉर विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 20,000 टू
कहाँ तक कर दिया गया है, तो याद ये रखना है आपको 50,000 रुपीज तक कर दिया गया है पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता को बढ़ाकर कहाँ पर कर दिया, तो याद रखिए कि 20,000 से बढ़ाकर और 50,000 कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। बात समझ में आ रही? किस योजना के अंतर्गत है, तो व्यवसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के अंतर्गत। किसको मिलेगा? सैनिकों की जो विडो हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको ये राशि दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग इन एसोसिएशन विद लॉन्च्ड नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंजेस 2023। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है किसके साथ में मिलकर? इसरो के साथ में मिलकर। बात समझ में आ रही है? किसके साथ में मिलकर लॉन्च किया है, तो इसरो के साथ में मिलकर लॉन्च किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और मैं बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन आजकल आपको करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लगातार चंद्रयान 3 से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको इनके हेड का नाम बताया है, और वो है एस सोमनाथ। ठीक है, देखिए मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप जब सुनेंगे, है ना, जब जितनी बार आप वही चीज़ें सुनेंगे, फैक्ट सुनेंगे, तो आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठती चली जाएंगी। तो भले ही आपको ये लगता हो कि सर ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जितनी बार आप सुनेंगे आपके दिमाग में वो उतनी मजबूती से बैठेंगी, इसलिए ये जरूरी होता है। तो बार बार अगर आपको ये लगे करंट अफेयर्स पढ़ते समय आप खुद से ही पढ़ रहे हैं, आपको लगा अरे इसके तो पता है, लेकिन उसको पढ़िए जरूर, उसको एक बार देखिए जरूर कि हाँ इसका आंसर जो है वो ये होगा, इसके हेड जो है वो ये हैं। बार बार उन चीज़ों को देखिए, तो जब आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में बेहतर तरीके से वो याद रहेगी। तो फिलहाल अगर हम बात करें अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ में मिलकर किया है, तो इन्होंने किया है इसरो के साथ में मिलकर किया है। ठीक है, नीति आयोग की अगर मैं बात करता हूं, नीति आयोग की अगर मैं बात करता हूं, तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। और किसको रिप्लेस करके इसकी स्थापना हुई है, तो प्लानिंग कमीशन हमारे देश में काम करता था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग जो है वो स्टैब्लिश हुआ। नीति आयोग के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो अगर हम देखते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से ये जाना जाता है। और नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो हमेशा कौन होगा, वो हमेशा देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसके हेड हैं। अगर वो परिवर्तित होते हैं तो इसके हेड भी परिवर्तित हो जाएंगे, इसलिए मैंने क्या बोला कि जो भी पीएम होगा वो इसके हेड होंगे। और नीति आयोग को हम एक और नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिए, कभी कभी आपसे पूछेगा, तो नीति आयोग जो है वो इंडिया के लिए थिंक टैंक के तौर पर काम करता है। बात समझ में आ रही? किसके लिए? भारत देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो थिंक टैंक के तौर पर काम करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से मिलकर स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 की शुरुआत की है। 20 सितंबर तक 5th से लेकर 12th तक के छात्रों के लिए ये खुला प्लेटफॉर्म होगा, और उन्हें अपना नवाचार दिखाने और आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने का अवसर मिलेगा। तो क्या इनोवेशन है आपका, क्या आपकी सोच है, किस प्रकार से आप चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो उन चीज़ों को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। स्पेस सेंटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ पर बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोल रहा है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज, जिसको आप ADEX के नाम से भी जानते हैं, एंड एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ADMF। ठीक है, एंड ADMF। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा स्टेट है जिसने इनको लॉन्च किया है, किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है किसने, तो अगर आपको पता हो तो वो लॉन्च किया है तेलंगाना ने। बात समझ में आ रही है? वो लॉन्च किसने किया है, वो लॉन्च किया है तेलंगाना ने। इसमें आप फिलहाल इतनी चीज़ें याद रखें। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, फिर मैं वापस वहीं चलता हूँ कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है, जिसको आप एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF के नाम से जिसको जानते हैं, तेलंगाना द्वारा हैदराबाद में लॉन्च किया गया।
एडेक्स को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में विकसित किया गया है और यह राज्य सरकार, विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के बीच एक सहयोग है। किसके किसके बीच में? तो स्टेट गवर्नमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, इन तीनों के कोलैबोरेशन देखने को इसके माध्यम से दिखाई दे रहा है। अब हम कहाँ चलते हैं? अब हम बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? तेलंगाना की। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना के जो सीएम हैं वो कौन है? तो वो है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। तो यहाँ ये पता हो गया कि सर इसके सीएम जो हैं वो कौन है? वो के चंद्रशेखर राव हैं। इसकी राजधानी तो अभी थोड़ी देर पहले आपको पता ही चला था कि ये कहाँ लॉन्च हुआ है। ये तेलंगाना द्वारा हैदराबाद में लॉन्च हुआ है। तो इसकी राजधानी जो है वो क्या है? कैपिटल जो है वो क्या है? वो हैदराबाद है। तो सीएम पता चल गया, कैपिटल पता चल गया, ठीक है। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जब मैं तेलंगाना की बात करता हूँ तो तेलंगाना जो है वो लैंड लॉक स्टेट के तौर पर भी जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना जो है वो लैंड लॉक स्टेट के तौर पर भी जाना जाता है। लैंड लॉक स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे मान लीजिए कि एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ठीक है, तेलंगाना, बात समझ में आ रही है? तो इनके जैसे कुछ और भी स्टेट, जैसे अगर मैं बात करूं तो झारखंड, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये लैंडलॉक स्टेट है। अब आपके लिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लैंडलॉक स्टेट जो है वो किसको बोलते हैं, क्या उनकी खासियत होती है कि वो लैंडलॉक स्टेट कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं बोल रहा हूँ आपको, तेलंगाना जो है वो कैसा है? वो लैंडलॉक स्टेट है। कब बना है ये? तो ये बना है 2014 में। ये भी आप इसमें याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हेन द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हैज ऑब्जर्व्ड, विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? अभी एक दो दिन में आपको देखने को मिलेगा कि सर 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है वो मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो जागरूकता पैदा करना, विचार साझा करना, लोगों के फोटोग्राफी के लिए प्रोत्साहित करना। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका उद्देश्य है। बहुत ज़्यादा आपको और इसमें डिटेल की जरूरत नहीं है, फिलहाल सिर्फ एक डेट आपको याद रखनी है कि सर किस दिन ये मनाया जाएगा। तो ये 19 अगस्त को मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ओडीआर सिस्टम, कौन सी संस्था ने एक नई ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली की शुरुआत की है? तो वो शुरुआत की है किसने? सेबी ने, ठीक है। तो किसने शुरुआत की है? वो शुरुआत की है सेबी ने। सेबी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसको फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। 1988 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, 1988। इसमें आपको 2 ईयर याद रखने पड़ेंगे एक्चुअली, ठीक है। और स्टेचुअरी बॉडी के तौर पर, ठीक है, 1988 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और एज अ स्टेचुअरी बॉडी के तौर पर इसको 1992 में दर्जा प्राप्त हो गया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मेनली काम करता क्या है? क्वेश्चन ये उठता है। तो जब हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करने वाली एक रेगुलेशनरी बॉडी है, ठीक है। ये क्या है? ये रेगुलेशनरी बॉडी है। और रेगुलेशनरी बॉडी करेगा क्या? किसको रेगुलेट करेगा? तो याद रखिए, शेयर मार्केट से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी उनको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पर एक चीज और हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको आप सेबी के नाम से जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के तहत प्रतिभूति बाजार में मौजूदा विवाद समाधान तंत्र को कारगर बनाने के लिए एक परिपत्र जारी किया।
यह एक सामान्य ओडीआर पोर्टल स्थापित करेगा जो प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए ऑनलाइन सुलह और मध्यस्थता का उपयोग करेगा। तो जो भी डिस्प्यूट होंगे उनको रिजॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए एक प्रकार का पोर्टल लॉन्च करेगा, एक प्रकार का सिस्टम इसने डेवलप किया है जिसको ओडीआर बोलते हैं, जिसको ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। राइट, तो याद रखिएगा इसको आप। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एम्पावर। ठीक, एक नजर में अगर हम देखें तो एमपी पावर दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या बोलता है, तो यहाँ पर बोल रहा है एम्पावर। एम्पावर जो है वो एम्पावर मेजर्स विच आर सीन इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें एम्पावर की तो एम्पावर जो है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है WHO से। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है और अपेक्स अथॉरिटी है। और यही वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटमेंट आया था कि कोविड से निपटने में विश्व में सबसे बेहतर तरीका जिसने अपनाया और बेहतर तरीके से जिसने काम किया वो भारत। बात समझ में आ रही है। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया के टर्म में हमको अलग अलग तरीके से गर्व जो है वो महसूस होता है। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया परेशान थी, जहाँ एक तरफ पूरा विश्व जो है वो उस महामारी से परेशान था, वहाँ पर ऐसा नहीं कि हम परेशान नहीं थे, हमारी भी परेशानियां थी, हमारे यहाँ भी लोगों की जानें जा रही थी, लेकिन उन चीज़ों से जो बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बुरी स्थिति में हम पहुंच सकते थे वहां तक नहीं पहुंचे। उसको रेगुलेट जो है वो भारत सरकार ने बखूबी किया और उसका नियंत्रण बखूबी किया गया। खैर बहरहाल WHO की बात करते हैं तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है और 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सर इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 7 अप्रैल 1948। अब क्योंकि आप 7 अप्रैल की बात कर रहे हैं, जब आप 7 अप्रैल की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो WHO के इस्टेब्लिशमेंट डे पे ही सेलिब्रेट होता है, 7 अप्रैल को ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि इसके इस्टेब्लिशमेंट के दिन ही क्या किया गया, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। टेड्रोस एधानम जो है वो इसके करंट में हेड है। ठीक है, करंटली अगर मैं इसके डायरेक्टर की बात करता हूँ, हेड की बात करता हूँ, तो उनका नाम है टेड्रोस एधानम। राइट, ये चीज। अब बात आती है कि सर ये एम पावर क्या है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो जरूरी थी, लेकिन ये भी कि सर ये एम पावर मेजर जो है वो आखिर है क्या। तो एम पावर मेजर जो जारी किया गया है उसका एकमात्र उद्देश्य या जो सबसे मुख्य उद्देश्य है उसकी बात अगर मैं करता हूं तो आप इसमें ये समझ लीजिए कि इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को टोबैको प्रोडक्ट के नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक तो इसमें हो भी नहीं सकता है कुछ, नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूक करना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछे कि सर ये एम पावर का उद्देश्य क्या है, एम पावर जो है वो आखिर है क्या, तो एम पावर मेजर का ऑब्जेक्टिव होता है लोगों को टोबैको प्रोडक्ट के नकारात्मक प्रभाव के बारे में उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना। तो ये एम पावर जो है वो किससे संबंधित है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं आपकी, एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले 15 वर्षों में वैश्विक आबादी का 71% लगभग 5.6 बिलियन लोग जो हैं वो अब कम से कम एक उपाय द्वारा संरक्षित हैं और 2007 की तुलना में 5 गुना अधिक है। अब ये क्या अधिक है क्या नहीं, वो देखिए कि इसके उपायों का उद्देश्य जो है वो क्या,
कि तंबाकू के उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी करना, लोगों को तंबाकू के धुएं से बचाना, तंबाकू छोड़ने में सहायता प्रदान करना, तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी देना, तंबाकू के विज्ञापन पर प्रतिबंध लागू करना और तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाना। ये सारे इसके उद्देश्य हैं। किसके? एम पावर के। बात समझ में आ रही? तो एम पावर मेजर जो है वो इस उद्देश्य के साथ में काम करता है। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये कि कौन सा भारतीय राज्य छात्र ड्रॉप आउट को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली अपना रहा है? तो विच इंडियन स्टेट इज अडॉप्टिंग एन अर्ली वार्निंग सिस्टम टू रिड्यूस स्टूडेंट ड्रॉप आउट? राइट। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसको ढूंढिए और मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतनी चीजें काफी हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।